मैं तो सीधे सीधे जल संसाधन विभाग के जो अधिकारी हैं उनको इसके लिए मैं जिम्मेवार मानता हूं। ये उनकी जिम्मेवारी बनती थी कि बांध की सुरक्षा हो, बाढ़ कितना भी बाढ़ का भयावह पानी आए, बांध इतना मजबूत रहे जिसमें कि जनता को परेशानी न हो। बिहार कोरोना महामारी की चपेट में है और उत्तर बिहार के तकरीबन 1 दर्जन जिले भीषण बाढ़ की चपेट में, यानी बिहार में हर तरफ त्राहिमाम है। लोग महामारी से परेशान है और प्राकृतिक आपदा यानी बाढ़ जैसी जो प्राकृतिक आपदा है उसका सामना कर रहे हैं। सरकार के ऊपर लगातार विपक्ष इन दोनों मसलों को लेकर के घेरेबंदी कर रहा है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार इन मुसीबतों से लोगों को राहत नहीं दिला पा रही है, लोगों को तक मदद नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन अब जो खबर हम आपको बता रहे हैं बाढ़ को लेकर के वो ये है कि एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की जो सरकार है बिहार में, ये दोनों दल ही आपस में आमने सामने आ गए हैं बाढ़ के मुद्दे पर। दरअसल गोपालगंज जिले में भीषण बाढ़ की स्थिति है, वहां कई तटबंध टूटे हैं। गोपालगंज जिले में ही नहीं, तमाम अलग अलग जिलों में तटबंधों के टूटने की खबर लगातार आते रह रही है और यह सिलसिला बना हुआ है। लेकिन गोपालगंज में जो तटबंध टूटे हैं उसको लेकर के जो गोपालगंज के बैकुंठपुर विधानसभा से स्थानीय विधायक हैं बीजेपी के मिथिलेश तिवारी, उन्होंने सरकार की कार्यशैली पे सवाल खड़े कर दिए हैं और जल संसाधन विभाग के ऊपर ठीकरा फोड़ा है कि उसकी लापरवाही की वजह से जो तटबंध है वो टूटे। दरअसल बीजेपी विधायक ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने जो जिम्मा संसाधन विभाग को दिया था, जल संसाधन विभाग को, कि तटबंधों को सुरक्षित रखा जाए, इसके लिए टेंडर किया गया था, ठेकेदारों को काम दिया गया था कि आप उसको मरम्मती करिए, वो काम जमीनी स्तर पे नहीं हुए हैं। और देखिए बिहार के अंदर एक हकीकत ये है कि यहाँ 4 महीने 3 महीने की बाढ़ के लिए बाकी के 8 महीने जो हैं वो जल संसाधन विभाग के अंदर टेंडर और तटबंध मरम्मती का काम होता है। लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन उसके बावजूद बिहार में जो तस्वीर सामने आ रही है, हर दिन 6, 7, 5 तटबंध जो है वो टूट रहे हैं और सरकार इसकी जानकारी देती है कि हम उसकी मरम्मती करा रहे हैं। मतलब सरकार ने पहले क्या किया और तटबंध क्यों टूट रहे हैं, या तटबंध अगर टूटने ही हैं तो उनकी मरम्मती पहले क्यों की जाती है दूसरे दिनों में, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन अब बीजेपी विधायक ने जो आरोप लगाया है वो आरोप बेहद गंभीर है। और गोपालगंज में बाढ़ की स्थिति को लेकर के देखिए, कल ही हमने खबर बताई थी अपने वेब पेज पे कि बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी जब बीजेपी कार्यकर्ताओं से रूबरू हो रहे थे वर्चुअल मीट के जरिए, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, जो बाकी सोशल मीडिया एप्लीकेशन है उसके जरिए, तो उनको बड़ी तादाद में ये शिकायत मिली थी कि बाढ़ राहत काम नहीं हो रहा है जमीन पर, जिसके बाद उनकी नींद टूटी थी। और वो गोपालगंज और पूर्वी चंपारण 2 जिलों के डीएम से उन्होंने बात की थी और उन्होंने कहा था कि कार्यकर्ता शिकायत कर रहे हैं डीएम को, कि कार्यकर्ता शिकायत कर रहे हैं कि उनको पॉलिथीन सीट नहीं मिल रहा है, उनको नावें मुहैया नहीं कराई जा रही हैं जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनको, और फूड पैकेट्स राहत सामग्री नहीं बट रही है। गोपालगंज के अंदर जो बिजली कटी हुई थी उसको लेकर के उन्होंने बिजली कंपनी से बात की कि वहां बिजली आपूर्ति को बहाल करिए। तो सुशील मोदी की नींद यूं ही नहीं टूटी थी। लगातार शिकायतें आ रही हैं कि जो जल संसाधन विभाग है, जो आपदा प्रबंधन विभाग है या सरकार का जो मैकेनिज्म है, वो जमीन पर उस तौर पे नहीं उतर रहा है, काम नहीं कर रहा है। और बीजेपी के लोगों को लगता है कि उनके जो विधायक जिन क्षेत्रों में हैं वहां भरपूर काम नहीं हो रहा है, वहां राहत में कोताही बरती जा रही है। तो अब इसको लेकर के तनातनी है, अब इसको लेकर के ही सवाल उठ रहे हैं। और मिथिलेश तिवारी ने यह भी कहा है कि जो केंद्र सरकार है उससे बड़ी राहत मिली है गोपालगंज को, जो एयर ड्रॉपिंग हो रही है सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए, वो बिहार सरकार तो छोड़िए, वो केंद्र सरकार के पहल पे हो रही है। उन्होंने इसके लिए जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय, उनको क्रेडिट दिया है और बड़े सवाल खड़े किए हैं। सुशील मोदी अपनी कार्यकर्ताओं की चिंता कर रहे हैं, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की चिंता पर या उनकी नाराजगी पर जिलों के डीएम से बात कर रहे हैं और उन्होंने अब कमान संभाली है बाढ़ को लेकर के। तो बाढ़ पर सियासत, चूंकि देखिए चुनावी साल है बिहार में और बाढ़ पर सियासत होनी है आगे, तो बाढ़ पर क्रेडिट पॉलिटिक्स भी होगी। किसने कितना काम किया, किसने किस हद तक लोगों तक मदद पहुंचाई, तो इसके लिए एक ताना बाना भी बुना जा रहा है। अभी से उसकी प्लानिंग हो रही है। अब मतलब प्लानिंग क्या हो रही है, अब वो चीजें निकल करके सामने आ रही हैं। और बैकुंठपुर जो विधानसभा सीट है जहां से मिथिलेश तिवारी जीत करके आते हैं,
वो तो बड़ा अजीबोगरीब किस्सा है उस विधानसभा सीट का। वहां से कभी जेडीयू के जो विधायक हुआ करते थे मंजीत सिंह, वो हार गए पिछले चुनाव में, चूंकि महागठबंधन में नीतीश कुमार चुनाव लड़ रहे थे, और बीजेपी के मिथिलेश तिवारी जीत गए। तो मंजीत सिंह को यह लगता है कि वो उस सीट पर अब कैसे दावा करेंगे, नीतीश कुमार के बेहद करीबी है। जब महागठबंधन में नीतीश कुमार चुनाव लड़ रहे थे तो मंजीत सिंह का टिकट उन्होंने लालू यादव के करीबी लोगों को नहीं जाने दिया था। मंजीत सिंह के टिकट के लिए वो अड़ गए थे, और नतीजा ये हुआ था कि मंजीत सिंह ने चुनाव लड़ा, और बाद में आरजेडी के ही जो बागी उम्मीदवार थे वहां पे, एक निर्दलीय उम्मीदवार, उनकी वजह से वोट कटा और उसका फायदा मिला मिथिलेश तिवारी को। लेकिन पिछले 5 साल अब होने जा रहे हैं चुनाव को, लेकिन इस 5 सालों में जो सबसे अधिक गतिरोध, सबसे अधिक क्लैश अगर बीजेपी के दो नेताओं, एक विधायक और एक पूर्व विधायक के बीच देखने को मिला है, तो वो गोपालगंज अखाड़ा बना हुआ है, ठनी हुई है। सोशल मीडिया भरा पड़ा है मंजीत सिंह और मिथिलेश तिवारी के आरोप प्रत्यारोपों से, उनके समर्थकों के खींचतान से। एक दूसरे को लोग नीचा दिखाने के लिए या एक दूसरे को कम दिखाने के लिए अलग अलग तरह की टिप्पणी करते हैं, लेकिन दोनों एक ही अलायंस में। तो अब मुश्किल यह है कि बीजेपी के वहां जो सिटिंग एमएलए हैं मिथिलेश तिवारी, उनका टिकट कैसे कटेगा, क्योंकि वो सिटिंग है, और मंजीत सिंह को टिकट कैसे मिलेगा, क्योंकि वो पिछले बार हार गए हैं। तो ये बड़ी पसुपेश वाली स्थिति है, और ये हम एक एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको, उदाहरण बता रहे हैं गोपालगंज की बैकुंठपुर सीट से। बाकी कई जगहों पर ऐसी स्थिति है जहां जेडीयू के लोगों को हरा के बीजेपी के लोग आए, जहां बीजेपी के लोगों को हरा के जेडीयू है। तो विधानसभा चुनाव की जब सीट शेयरिंग होने लगेगी, जब सरसाकसी होने लगेगी, तो ये भी एक पेच फंसेगा इस मसले पर, उस पर कभी आगे बात करेंगे। लेकिन आज जो आरोप लगाया है मिथिलेश तिवारी ने, उसके बाद जनता दल यूनाइटेड भी बचाव में उतरा है, और जेडीयू के जो प्रवक्ता है राजीव रंजन, उन्होंने कहा है कि सरकार ने हर स्तर पे काम किया है, जो एसओपी निर्धारित है उसके तहत सरकार राहत पहुंचा रही है, लोगों तक मदद पहुंचा रही है। मतलब एक तरफ बीजेपी के जो विधायक हैं वो केंद्र सरकार को क्रिटिक दे रहे हैं, राज्य सरकार के अंदर जो जल संसाधन विभाग है उसकी कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो जेडीयू है वो राज्य सरकार के काम गिनवा रही है। तो दोनों बयान आमने सामने, आप खुद देख लीजिए, खुद तय कर लीजिए जो हम खबर बता रहे हैं वो खबर कितनी सही है और हमारी खबर का आधार क्या है। मैं तो सीधे सीधे जल संसाधन विभाग के जो अधिकारी हैं उनको इसके लिए मैं जिम्मेवार मानता हूं। ये उनकी जिम्मेवारी बनती थी कि बांध की सुरक्षा हो, बाढ़ कितना भी बाढ़ का भयावह पानी आए, बांध इतना मजबूत रहे जिसमें कि जनता को परेशानी न हो। लेकिन गोपालगंज में एक इंजीनियर के आवास पे एक संवेदक की मृत्यु, और उसके बाद पूरा विभाग लगभग 8 महीने फरार था। और उन दिनों मैंने लगातार जल संसाधन विभाग को पत्र लिखा, मैंने जल संसाधन विभाग को कहा, मैंने प्रश्न के माध्यम से, ध्यानाकर्षण के माध्यम से, प्राइवेट मेंबर बिल के माध्यम से लगातार मैं असेंबली में उठाता रहा हूं, क्योंकि मेरे विधानसभा में 40 किलोमीटर का जो स्पैन है वो पूरा गंडक का है। और ये मैं हमेशा भयभीत रहता हूं, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं बांध टूटा है। ये मैं देख रहा हूं, जब से मेरा जन्म हुआ है तब से मैं लगातार बाढ़ देख रहा हूं बैकुंठपुर में। लेकिन पकहा का बांध जितना मजबूत था, मुझे घोर आश्चर्य हुआ कि पकहा में बांध कैसे टूट गया। मैंने जिला पदाधिकारी को भी कहा है और मैंने सरकार को भी कहा है कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए कि आखिर पकहा में बांध क्यों टूटा, कैसे टूटा। और साथ में जो बनौरा टूटा वहाँ पर काम नहीं हुआ था विभाग द्वारा, तो बनौरा का टूटना स्वाभाविक था, लेकिन पकहा का टूटना अस्वाभाविक था। इसके अलावे जो हमारे सेकंड बांध हैं, जो थर्ड बांध हैं, उस पर सरकार का और विभाग का कोई ध्यान नहीं था। फिलहाल 3 तारीख से बिहार विधानसभा का सत्र है और मैं इस मामले को पूरी जोर शोर से मैं असेंबली में उठाऊंगा। जो भी इसके लिए जिम्मेवार पदाधिकारी हैं जिनके कारण ये बांध टूटी है, उनको मैं बकसने नहीं जा रहा हूँ। उन पर बड़ी से बड़ी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इसके लिए मैं एक एमएलए के नाते सरकार पर दबाव भी बनाऊंगा। और सरकार में बैठे जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं उनको मैंने सारी बात बताई है और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि इस मामले में कई लोगों की बलि होगी, इसलिए कि सरकार की छवि को भी इससे धक्का पहुंचा है। निरंतर निगरानी और उनकी मरम्मती के संबंध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अभियंताओं को 24 घंटे कार्यस्थल पर रहने की बात कही है और साथ ही साथ आवश्यक सामग्री जिससे तटबंधों के क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में उनके निर्माण के लिए, मरम्मति के लिए अविलंब उपाय किए जा सके, इसके संबंध में
जो ताज़ा निर्देश है उससे बाढ़ के समय तटबंधों की सुरक्षा सुनिश्चित करना ज़्यादा आसान हो जाएगा और साथ ही साथ एसओपी के जरिए जो गाइडलाइंस हैं उनका क्रियान्वयन, राहत प्रबंधन और जो आवश्यक आपदा से जुड़े जो फैसले हैं उसमें लिए जा रहे हैं। हालात निश्चित तौर पर चुनौतीपूर्ण है, इसलिए कि नेपाल और बिहार के ज़्यादातर इलाकों में मूसलाधार बारिश होने की वजह से नदियों में जल स्तर काफ़ी तेजी से बढ़ा है, लेकिन राज्य सरकार पूरी तरह से तैयार है और इसीलिए संकट से उबारने की दिशा में हर वो कदम उठाए जा रहे हैं जिसकी ज़रूरत महसूस होगी। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurt. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।